हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के जितने भी मेथड्स थे, पे बैक, एनपीवी, एआरआर, ये सारे मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, पीआई वगैरह, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ आईआरआर मेथड को डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, जिसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये आपको कौन सा रेट बताने वाला है, रिटर्न का। मतलब कि आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसमें किस रेट से रिटर्न आएगा, वो रेट आपको ये मेथड बताने वाला है। तो ये कैपिटल बस्टिंग के डिस्काउंटेड टेक्निक का मेथड है। आपको पता होगा ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, मतलब नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड। तो आईआरआर डिस्काउंटेड टेक्निक का मेथड है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा प्रपोजल बेस्ट होगा, हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। पूरी कैपिटल बजटिंग की जितनी भी टेक्निक है वो हमें यही बताती है, राइट। अब ये मेथड क्या है, ये रेट क्या है बेसिकली। तो ये जो रेट है वो उस पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़ीरो हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब एनपीवी क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीवीसीओएफ, पीवीसीआईएफ क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये समझिएगा, जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब जब हम कैश आउटफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो। तो जिस रेट से हम ये कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करे हैं और प्रेजेंट वैल्यूज़ के ले आए हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका जिस रेट पे ज़ीरो आएगा, एनपीवी ज़ीरो आएगी, उसी रेट को हम कहेंगे आईआरआर। तो ये क्या है, एक ऐसा रेट है जिस रेट पे हमारी एनपीवी क्या होती है प्रोजेक्ट की, वो ज़ीरो हो जाती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को याद रखना है, क्योंकि हर जगह आपको आईआरआर के बारे में यही बताया जाएगा कि जहाँ पे आपकी एनपीवी ज़ीरो हो जा रही है। और इसका मतलब क्या निकलता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और जो पैसा आपको रिटर्न में मिलने वाला है, जब आप उस पैसे के रिटर्न की वैल्यू को आज की डेट पे लेके आते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको कैलकुलेट करके आज ले आते हैं, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे कि पैसा कितना लग रहा है और जो पैसे फ्यूचर में आएंगे उनकी आज की वैल्यू अगर ले लें और दोनों को डिडक्ट करें तो क्या मिलेगा, जब वो जीरो आ जाए, मतलब जिस रेट पे हमने डिस्काउंट किया, जिस रेट पे वो वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाएगी, वही रेट क्या कहलाएगा, आईआरआर कहलाएगा। अब इस रेट को इंटरनल क्यों कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न मेथड तो अपने इंटरनल क्यों कहें, क्योंकि ये कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता। मतलब हम कहीं पे भी इन्फ्लेशन वगैरह को कंसीडर नहीं करें कि इन्फ्लेशन का रेट इतना है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं देखी जा रही होती हैं। तो जो आईआरआर मेथड होता है कि कितना रेट होगा, किस रेट पे एनपीवी ज़ीरो होगी, ये रेट कैसे पता चलेगा आपको। अभी तक हमने क्या देखा था, एनपीवी में, पीआई में, सब जगह क्या देखा था, हमें एक डिस्काउंटिंग रेट पता होता था और उसी रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू को लेके आते थे। फिर हम अपना देख लेते कि भाई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ₹1 से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, और हम डिसीजन ले लेते कि प्रोजेक्ट ले लेंगे। पर यहाँ पे हमें वो रेट ही नहीं पता है, किस रेट से डिस्काउंट करें। बेसिकली आप ये समझिए, किस रेट से डिस्काउंट करें वो रेट ही आपको नहीं पता। किस रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू को अपने जो इन्फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालें, वो रेट आपको नहीं पता, और वो रेट आपको कैलकुलेट करना है। वही रेट आईआरआर कहला रही है, क्योंकि करेक्ट रेट जो होगी, डिस्काउंटिंग की जो करेक्ट रेट होगी, उसी रेट पे तो आपका जो पैसा आज लग रहा है, जो पैसा फ्यूचर का आने वाला है, उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। तो यही वो रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहते हैं, गलतियाँ करो, गलती कर करके बार बार गलतियाँ करो, उससे सीखो कि मतलब कौन सा सही आएगा। पहला वाला चेक किया, उससे नहीं आया, फिर दूसरे रेट से चेक किया, फिर नहीं आया, तो मतलब ट्राई करते रहो, गलतियाँ कर करके करो। तो ट्रायल एंड एरर मेथड वो कैसे होगा, वो चीज़ें हम अभी आपको आगे देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आईआरआर को हम ट्रायल एंड एरर मेथड से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस बारे में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो रेट होता है बेसिकली वो क्या बताएगा कि फर्म किस जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है वो किस रेट से उस प्रोजेक्ट पे इनकम को रिसीव करेगी, राइट। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जो रेट हमको बताएगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है उस प्रोजेक्ट पे उसी रेट से रिटर्न को रिसीव किया जाने वाला है, क्लियर है। और वो रिटर्न का जो रेट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो रेट कौन सा होगा, वो एक डिस्काउंटिंग रेट होगा, मतलब वो एक ऐसा रेट होगा जिस रेट पे आपकी पीवीसीआईएफ और सीओएफ दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही आईआरआर का रेट होता है। तो हम जब सिलेक्शन करने की बात करते हैं तो हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका आईआरआर ज़्यादा होगा। बस आप ये सोचिए कि ज़्यादा रिटर्न आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हाईएस्ट आईआरआर होगा तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारे सामने और उसमें एनपीवी निकालने को कहा गया कि एनपीवी मेथड से कैलकुलेट करिए, आईआरआर मेथड से कैलकुलेट करिए, पेबैक से करिए, इस तरह से अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो क्या आईआरआर और एनपीवी का डिसीजन अलग अलग आ सकता है कि एनपीवी बोले कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए और आईआरआर बोले कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट मत करिए, मतलब दोनों के डिसीजन में डिफरेंस आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आईआरआर और एनपीवी जब भी होंगे तो दोनों हेल्प करते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को सही से मेजर कर सकें, क्योंकि एक आपको पॉजिटिव अमाउंट बताएगा, मतलब एक बताएगा कितना फ़ायदा हुआ, है ना, क्योंकि माइनस करते हैं एनपीवी में, और एक बताता कि वो जो फ़ायदा हुआ किस रेट से हुआ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, दोनों आपको एक ही डिसीजन देंगे। अगर एनपीवी आपको कह रहा कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए तो आईआरआर भी कहेगा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, पीआई भी कहेगा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए। तो इनका क्या होता है कि सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम जो मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं चूँकि इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो सभी प्रोजेक्ट्स के आईआरआर को इवैल्यूएट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट को वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि रिटर्न को हमें कंपेयर किससे करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। केडी, केई, केपी, केआर होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम आईआरआर को मतलब किस रेट से रिटर्न आ रहा है और किस रेट से उस रिटर्न को पाने के लिए मेरा पैसा गया है, तो कितना खर्चा किया और कितना आ रहा है, किस रेट से खर्चा किया किस रेट से आ रहा है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए आईआरआर को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हमारा आईआरआर आता है, मतलब हमने जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, तो ही हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका आईआरआर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहा है, मतलब आपकी जो पैसा लगा लागत उस पर जो खर्चा गया, जिस रेट से आपको पैसा देना पड़ा वो ज़्यादा है और आप रिटर्न कम रेट से कमा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना सही नहीं रहेगा। तो आईआरआर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या कर लिया जाना चाहिए, उसको कंपेयर कर लिया जाना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, आईआरआर का रेट है, हमें रेट पता करना है, तो हम वो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो अब उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके फॉर्मूले के लिए जब हम बात करते हैं दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक, मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें जो कैश आने वाली है फ्यूचर में, जो इनफ्लो होगा वो इवन है। इवन होने का क्या मतलब हुआ कि हर बार मतलब 10 साल के लिए या 15 साल के लिए हर बार 10-10 हज़ार रुपये आएंगे या 20-20 हज़ार रुपये आएंगे, मतलब अमाउंट जो है वो इक्वल आएगा, इवन कैश इनफ्लो। और दूसरा सिनेरियो हमारे सामने क्या बनता है कि जब हमारा जो कैश फ्लो आएगा, जो पैसा इनकम आएगी फ्यूचर में हमें 10 साल 15 साल 20 साल जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, वो हमें कैसे आएगी, अलग अलग आएगी, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, मतलब अलग अलग आएगी। तो उसे कहेंगे अनइवन कैश इनफ्लो। तो दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, वही इंटरपोलेशन, याद रखिएगा आईआरआर बेसिकली इंटरपोलेशन के थ्रू किया जाता है ना। स्टार्ट्स में आपने पढ़ा होगा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, तो बिल्कुल वही मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इवन कैश इनफ्लो की। मतलब आपका जो साल में पैसा आने वाला उस प्रोजेक्ट से वो इक्वल है, हर बार सेम अमाउंट आएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके लिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होगा। हमें पता है ना, जैसे हमने पहले ही कह दिया कि याद रखिए इसको करने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि आपको एक ऐसा रेट चाहिए जिस रेट पे आप डिस्काउंट कराने जाएं इनफ्लोज को, फ्यूचर के पैसों को, तो वो ज़ीरो हो जाए। मतलब आपके आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को जब लेस करके आए तो क्या है, ज़ीरो है, एनपीवी ज़ीरो है। इसका मतलब आपको एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा रेट चाहिए जिस पे एनपीवी ज़ीरो आने वाली, वही हमारा आईआरआर निकलने वाला है। तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि पहले आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए। अगर इवन कैश इनफ्लो है तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रेट है ही नहीं है, तो किसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगा रहे हैं और हर साल पैसा कितना आ रहा है। जब आप पैसा लगा इतना रहे हो और हर साल आएगा इतना, इक्वल अमाउंट ही आने वाला है, तो डिवाइड कर दीजिए एक अमाउंट को, जो आएगा उसी को हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एन्युटी टेबल है, जो कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल या एन्युटी टेबल होता है, उस टेबल से हम इस फैक्टर को मैच करेंगे। एन्युटी फैक्टर आएगा टोटल में आएगा 6 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ करके आएगा, है ना। हर साल का फैक्टर हम निकालते, जैसे 10% में आपको याद हो तो हम निकालते थे पहले साल में 10 रुपये की कितनी वैल्यू होगी, 0.909, सेकेंड ईयर में कितनी होगी, 0.826, ऐसे करके निकालते थे ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्ट निकालिए 10 साल टोटल में कितना आएगा, 5 ईयर्स टोटल में कितना आएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग अलग नहीं, टोटल में बताना होगा। तो इसी को एन्युटी कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा वो बेसिकली एन्युटी फैक्टर होगा। तो इसको हमको चेक करना होगा अपने एन्युटी टेबल में कि ये वैल्यू हमारी कहाँ फिट हो रही है, ये फैक्टर किस रेट पे आ रहा है। अब जिस रेट पे वो फैक्टर आ रहा होगा वही हमारा आईआरआर होगा, पर एक्चुअली इतना ईजी नहीं होता है। जब आप देखने जाएंगे इस फैक्टर को मैच करेंगे ना, कोई
परफेक्ट रेट आएगा ही नहीं, मतलब वो फैक्टर एग्जैक्टली किसी रेट में फिक्स हो ही नहीं रहा होगा। तो जब हमारा एग्जैक्ट रेट हमें नहीं मिलेगा, मतलब या तो उससे ज़्यादा मिल रहा होगा या तो उससे कम मिलेगा, जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया वो फैक्टर से ज़्यादा का फैक्टर दिया होगा या उस फैक्टर से कम का फैक्टर दिया होगा, मतलब जो रेट दिए होंगे वो इस तरह से हमारे सामने आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इंटरपोलेट करने का जो तरीका होगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं। अब देखिए ये अभी हार्ड लग रहा है, अभी हम एक न्यूमेरिकल इस पर तुरंत सॉल्व करेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा। पहले फॉर्मूले देखेंगे फिर हम न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व कर लेंगे इस पर, तो ईजी हो जाएगा। राइट, अब देखिए इसका फॉर्मूला जब इंटरपोलेट करने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा IRR का, कि R1 क्या हो गया, वो रेट। ठीक है, रेट मतलब R1 का मतलब लोअर रेट। अब देखिए याद रखिएगा, एन्युटी टेबल जब आप चेक करेंगे आप देखेंगे कि कम रेट पे एन्युटी फैक्टर ज़्यादा रहता है, और जैसे रेट बढ़ेगा एन्युटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम। जैसे 8% पे आपका रेट ज़्यादा, फैक्टर जो हो जाएगा टोटल एन्युटी फैक्टर वो ज़्यादा दिखेगा, वहीं जब 10% पे देखने जाएंगे ना तो वो एन्युटी फैक्टर कम दिखेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लोअर रेट लेना है। लोअर रेट हम बोल रहे हैं, फैक्टर ज़्यादा दिख रहा होगा, फैक्टर नहीं, लोअर रेट। तो मतलब 8 और 10 था तो 8% हमको लेना होगा। तो आपको क्या करना होगा, लोअर रेट लेंगे, 8% 2% जो भी आ रहा होगा, लोअर रेट लीजिए, उसमें प्लस करिए। और ये क्या, V1 माइनस V क्या हो गया, मतलब आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, कौन सा फैक्टर, रेट 1 का जो लोअर रेट था उसका फैक्टर कितना दे रहा है, उस फैक्टर में से माइनस कर दीजिए रिक्वायर्ड फैक्टर, और डिवाइड कर देते हैं हम किससे, आपका जो दोनों का, एक कम रेट होगा एक ज़्यादा रेट, लोअर और हायर रेट के फैक्टर के डिफरेंस को माइनस करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के रेट के डिफरेंस को, मतलब लोअर रेट और हायर रेट के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए IRR इक्वल टू R1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 1 मतलब लोअर रेट का, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड, ये जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया ना वो रिक्वायर्ड है, यही फैक्टर मुझे चाहिए। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय किससे हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 2, दोनों रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को, डिफरेंस को, फिर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के रेट को। ठीक है, यही हमारा इंटरपोलेशन का तरीका होता है। जो हमारा अनइवन कैश फ्लो होगा तब भी हम इंटरपोलेट इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ अमाउंट फैक्टर की जगह पे NPV चलेगी। क्लियर है? तो अब इसको हम एक, पहले हम अनइवन अगर कैश इनफ्लो होगा तो कैसे होगा उसका भी फॉर्मूला इसी वक्त देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारा एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल है, अनइवन है, अनइवन का मतलब कभी 10 आया, कभी 12 आया, कभी 15 आया, कभी 18 आया, कभी 20 आया, बढ़ रहा है या अलग अलग अमाउंट आ रहा है, कम कभी ज़्यादा, तो अनइवन आ रहा है। तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब कोई एक अमाउंट तो है नहीं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई वो इनकम कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और उसमें डिडक्ट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो जो NPV आएगी 0 आए, वही हमारा रेट होने वाला है। ठीक है, पर हम प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाले, डिस्काउंट किस पे करिए, तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए इसीलिए कहा गया है कि वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पे हमारी NPV 0 आएगी वही हमारा IRR होने वाला है। अब ये रेट कैसे पता करें, किस रेट पे इसको डिस्काउंट कराएं, तो उसके लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब हमेशा इनफ्लो को अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे आप NPV कैलकुलेट करते थे ना, आपको अलग अलग रेट पे NPV कैलकुलेट करनी होगी और देखना होगा कि हमारा NPV ऑलमोस्ट 0 कब आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 0 तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो एक वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, एक वैल्यू आपकी कम आएगी, दो वैल्यू आपको ले लेनी पड़ेगी, एक रेट ऐसा, दो अलग अलग रेट। अब जब आप ट्रायल एंड एरर करेंगे अलग अलग रेट आएगा, तो किसी में NPV कम आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका रेट भी मतलब माइनस और प्लस के बीच में ही होगा, वहीं तो 0 आएगा। तो हम उस तरह से इंटरपोलेट करके इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें अलग अलग रेट पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो क्लोजेस्ट रेट हमारे पे आएंगे तो उनको हम इंटरपोलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो भी सेम ही आएगा, मतलब कैसे, लोअर रेट जैसे हमने R1 किया था वही लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोअर रेट का माइनस रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड NPV तो पता नहीं है, रिक्वायर्ड NPV तो 0 है, उसको क्या माइनस करेंगे, तो हम सीधा कहेंगे NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। वहाँ पे क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहता था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ हायर रेट। अब आपको पता है लोअर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ज़्यादा दिखेगा और हायर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम दिख रहा होगा, इसीलिए लोअर रेट माइनस हायर रेट होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेट के डिफरेंस को। ठीक है, इस तरह से हम अनइक्वल का निकालेंगे। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी तुरंत चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इवन कैश इनफ्लो का, मतलब हमारा हर साल पैसा बराबर आने वाला है। तो एक्स लिमिटेड थे, उन्होंने एक इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए उनको प्रपोज किया गया जिसका खर्चा था 56,000 का, और अगर उसको खरीदते हो तो उसकी वजह से उन्हें 9,000 पर ईयर 10 ईयर्स तक की इनकम दिख रही है। ठीक है,
और उन्होंने कहा कि उस इक्विपमेंट की जीरो सॉल्वेज वैल्यू, मतलब कल को जब 10 साल पूरे हो जाएंगे उसको सेल करने जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं। अब आपको बताना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब IRR आपका कितना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है, मतलब 8% पे 10 साल के लिए अगर आप एन्युटी फैक्टर देखेंगे तो 6.710 आएगा, और 10% के रेट पे 10 साल के लिए देखेंगे तो 6.144 आएगा। अब आपको 8 और 10 दो दे दिया है ना, एक कम एक ज़्यादा। अब आपको पहले अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना होगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ रहा है, अब इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक करना होगा। तो देखिए यही ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है 6.710, और हायर रेट मतलब 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या दिख रहा है एन्युटी टेबल में, कम दिख रहा है 6.144 दे रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब ट्रायल एंड एरर मेथड करना होगा ना तो एजम्पशन इसी बेस पे लगेगी, कम ले कि ज़्यादा ले रेट, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या तरीका हो गया, जैसे हम यहाँ पे दिए क्वेश्चन हमारे सामने, तो हम पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। तो हमारा कितना था 56,000 डिवाइड बाई 9,000 किया, 6.222 PVF हमारा आ गया। अब देखिए 8% पे 6.710 दिया, 10% पे 6.144 दिया, हमें चाहिए कितना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6.22, मतलब ये रेट हमारा टेबल में दिया ही नहीं गया, ये फैक्टर दिया ही नहीं गया, उससे ज़्यादा दे दिया गया उससे कम दे दिया गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जो हमारा रेट है वो कहीं ना कहीं इसी रेट के बीच में वेरी कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि 8% 10 ईयर्स पे कितना है 6.710, हमारा कितना है 6.222, और 10% पे कितना है 6.144, तो इन्हीं दोनों के बीच में मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो रेट है IRR का वो 8 और 10 के बीच में है, पर एग्जैक्टली कितना है ये मुझे नहीं पता। अब हमें क्या करना होगा, इंटरपोलेट करना होगा, और इंटरपोलेशन का आपको फॉर्मूला पता है। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो हमने भी देखा, और लोअर रेट और ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और रिक्वायर्ड में माइनस कर देंगे, और दोनों का लोअर और हायर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के रेट से। बस बहुत इजी रहेगा ये। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, और फॉर्मूला पुट करते देखिए लोअर रेट हमारा कितना है 8% है, तो हमने 8% यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है लोअर रेट का वो कितना दिया है 6.710, उसमें से हमारा रिक्वायर्ड कितना है 6.222 दिया है, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे दोनों के डिफरेंस, लोअर और हायर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिफरेंस 6.710 माइनस 6.144, और दोनों के रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस से, एक 8% एक 10%, तो 10 माइनस 8। अब लोअर रेट माइनस हायर रेट नहीं किया गया, हायर रेट माइनस लोअर रेट की मतलब नेगेटिव फिगर आने लगेगी जो कि बिना मतलब आपको परेशान करेगी, वैसा कुछ होने वाला नहीं, इसलिए 10 माइनस 8% कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमको बस सॉल्व करना है बॉडमस के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन कर लेंगे, यहाँ पे 6.710 माइनस 6.22 और 6.710 माइनस 6.144 का वैल्यू क्या आएगी, तो 0.488 और 0.565 ये हमारा आ जाएगा। फिर हम 0.488 डिवाइड बाई 0.565 को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो मतलब क्या हो गया 8% प्लस हमारा क्या आ जाएगा 0.86372 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे परसेंट हमने नहीं लगाया, पर एक्चुअली वो वही है 8%, और आप 2% लिख सकते हैं। अब हमारा जब इससे 0.86372 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 1.72743 आ जाएगी। तो 8 प्लस 1.72743 जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 9.727%। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब कि 6.22 का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो किस रेट पे आएगा 9.72 के रेट पे आएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रेट हो गया। IRR का रेट कितना है 9.72। अब अगर इस 9.727 के रेट पे हमने डिस्काउंट किया इनफ्लोज को तो हमारी NPV कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यही मेन रेट है हमारा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है जो स्टैट्स में भी हमेशा सॉल्व किया गया है। फॉर्मूला कुछ भी मतलब टफ नहीं है। हमें अपना लोअर रेट लेना, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है वो इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है। तो हमको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच में मेरा रेट भी है, तो इन्हीं दोनों के रेट को और इन्हीं दोनों के फैक्टर के डिफरेंस से हमें अपना रिक्वायर्ड रेट पता कर लेना है। तो लोअर रेट लिया, फिर लोअर रेट के फैक्टर को रिक्वायर्ड रेट के फैक्टर से डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर दोनों हायर और लोअर के फैक्टर के डिफरेंस को ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के रेट के डिफरेंस को। बस हमारा आंसर आ जाएगा। और NPV में जहाँ पे फैक्टर की वैल्यू है वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू कर देनी है NPV की वैल्यू कर देनी है। लोअर रेट की NPV, हायर रेट की NPV, बस आंसर हमारा आ जाएगा। सो हम उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।